मैम ये जो इतने ज्यादा मिस कैरेजेस और मिस अबॉर्शन हो रहे हैं, तो यंग कपल को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे ये अवॉइड हो? इंडिया में बेबी बॉय होना लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी है। वो ये चाहते कि घर में एक लड़का ज़रूर हो। इवन अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक पेशेंट का 4th सीजर किया। उसने सिर्फ चौथा डिलीवरी सी सेक्शन द्वारा इसीलिए कराया क्योंकि उनको लड़का चाहिए। आज भी लोग मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं एंड इवन लोग इधर उधर जाते हैं, टैबलेट्स खाते हैं कि शायद ये दवाई खाने से मेल चाइल्ड हो जाएगा। हमारे इंडिया में जेंडर प्रिडिक्ट करना थ्रू सोनोग्राफी अलाउड नहीं है। स्टिल कुछ लोगों का ये मानना है कि प्लेसेंटा की पोजीशन से हम बता सकते हैं कि बॉय होगा या गर्ल होगी। एंटीरियर पोजीशन है तो बेबी गर्ल होगी, पोस्टीरियर है तो बॉय हो गई, या फिर हार्ट बीट से 160 प्लस में गर्ल प्रिडिक्ट की जाती है। इसी तरीके से पेट देख के बताया जाता है। तो ये कितना सच है? ऑफ कोर्स कि प्लासेंटा पोजीशन से या हार्ट बीट से कि लड़का है या लड़की। पेशेंट के हित में देख के हम पे बहुत प्रेशर होता है, बेबी बॉय हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। बट मैम जो सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, वो सभी 38-40s में कंसीव करती हैं, बट उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम नॉर्मल लोगों को क्या किस वजह से नहीं आती? अभी रिसेंटली में कोई संभावना सेट करके एक ड्रेस से आई वाज सीइंग हर पॉडकास्ट। शी अंडरगॉन थ्रू मल्टीपल आईवीएफ एंड उसके फेल हो गए। क्या क्यों हो गए फेल? वो तो एक्ट्रेस थी। मैम जैसे हमने सर्वाइकल कैंसर की बात करी, इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत ज्यादा कॉमन है। तो फिर भी हम क्यों नहीं उसे इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट कर पा रहे हैं? तो एक दिन में आपने मैक्सिमम कितनी डिलीवरी करवाई है? मैंने एक दिन में मैक्सिमम अभी तक डिलीवरीज कराई है। रात में हमेशा डिलीवरी के लिए जाती। उनके साथ जब मिसबिहेव इस टाइप से हो सकता है तो मुझे नहीं लगता कि छोटी लड़की जो रास्ते पे चल रही है वो भी सेफ है। मैम एक करेक्ट एज क्या है कंसीव करने की? और अगर कोई 30-35 की बाद बेबी प्लान करता है तो उन्हें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ये देखिए, अगर अंडर 18 पेशेंट आती है तो पोस्को एक्ट लगता है। ये किसी भी सिंपल क्लिनिक पे नहीं होता है उसका टर्मिनेशन। उसको हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। हमारे साथ हैं इंदौर की फेमस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकिता महाजन यादव। हेलो मैम, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मैम से बात करेंगे अर्ली प्यूबर्टी की, आईवीएफ की, डिलेड प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और आजकल हमारे देश में जो कैंसर पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, खासकर ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, क्या उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, और हर महिला को गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना, रूटीन चेकअप करवाना कितना जरूरी है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे, खुलकर मैम से पूछेंगे। टीनेज से लेकर ओल्ड वुमेन तक सभी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और उम्मीद है मैम से हमें मिली जानकारी आप सबके लिए बेनिफिशियल हो। और फ्रेंड्स, आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप मैम से जानना चाहते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम मैम से उन क्वेश्चंस के बारे में जरूर पूछेंगे। मैम सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पर डे आपके यहाँ कितने पेशेंट्स आते हैं और कितनी डिलीवरीज आप करवाते हैं? देखिए, पर डे में बात करूं तो अभी मेरे पास एटलीस्ट 50 पेशेंट पर डे की ओपीडी है, मॉर्निंग और इवनिंग की मिला के। साथ में डेली की इमरजेंसीज मेरी एवरेज 1 नॉर्मल डिलीवरी का एवरेज है, उससे भी ज्यादा कई बार चला जाता है ये एवरेज। और ये जो एवरेज बना है ये ओवर द टाइम मेरा अभी डेवलप हुआ है। मैम अभी तक हमने आपके बारे में जाना है कि आप बहुत ज्यादा फोकस करती हैं नॉर्मल डिलीवरी पे, कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। लेकिन कुछ डॉक्टर्स के थ्रू हमने ये भी सुना है कि आजकल की जो जनरेशन है वो सी सेक्शन की तरफ जाना चाहती है, उतना पेन नहीं सह पाती हैं, और डॉक्टर्स को भी ब्लेम किया जाता है कि डॉक्टर्स अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सी सेक्शन को प्रेफर करते हैं। बट आपका क्या टेक है इस बात? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी जो मेरा नॉर्मल डिलीवरी को लेके इतना इनकरेजमेंट है, बिकॉज जब आप सी सेक्शन करते हो तो पेशेंट की 10 लेयर्स आप कट करते हो, उसकी लाइफ में आप एक अलग से मॉर्बिडिटी ऐड कर देते हो जो डेली लाइफ में उसको दिक्कत होती है, पेन होता है। नॉर्मल डिलीवरी एकदम नेचुरल बर्थ है, बच्चा उसमें नेचुरल तरीके से आता है, एक छोटा सा कट लगता है, वो कभी कभी मल्टी ग्रेविडा में वो भी नहीं लगता है, तो मरीज बहुत ही स्मूथली रहता है। दूसरी चीज है कि आजकल हाई सोसाइटी में सच आप बोल रहे हैं कि पेशेंट्स पेन नहीं लेते हैं, क्योंकि आजकल पेनलेस डिलीवरी भी करते हैं हम लोग,
तो पेनलेस डिलीवरी में 4 सेंटीमीटर तक आपको पेन बियर करना होता है। इसके बाद आपको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगता है, जिससे आपकी पेनलेस डिलीवरी हो जाती है, जिससे आपको पेन सबसाइड हो जाते, कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही शून्य हो जाते हैं। तो 4 सेंटीमीटर तक भी कुछ पेशेंट्स नहीं बियर करते हैं वो लेबर पेन, तो उनके ऑन रिक्वेस्ट पे हमको सी सेक्शन करना पड़ता है। और रही बात मनी की और पर्सनल बेनिफिट की, तो आई डोंट थिंक सो कि आजकल की जो भी हमारे यंग डॉक्टर्स है या पुराने भी, ये सभी एथिकल प्रैक्टिस में ही बिलीव करते हैं। हमें सिखाया ही ये जाता है कि हमारी हिपोक्रेटिक ओथ में ही ये है कि आप इथिकल ही प्रैक्टिस करें। आप पेशेंट से हमेशा अपनी लाइफ से पहले, अपने पर्सनल बेनिफिट से पहले पेशेंट की प्रायोरिटी रखें। मैम, हमारे इंडिया में जेंडर प्रिडिक्ट करना थ्रू सोनोग्राफी अलाउड नहीं है। स्टिल कुछ लोगों का ये मानना है कि प्लेसेंटा की पोजीशन से हम बता सकते हैं कि बॉय होगा या गर्ल होगी। एंटीरियर पोजीशन है तो बेबी गर्ल होगी, पोस्टीरियर है तो बॉय होगा, या फिर हार्ट बीट से 160 प्लस में गर्ल प्रिडिक्ट की जाती है। इसी तरीके से पेट देख के बताया जाता है। तो ये कितना सच है? क्योंकि आप तो शायद अपनी क्लिनिक में आपकी पर्सनल सोनोग्राफी मशीन है, आप तो खुद सोनोग्राफी देखकर उसी टाइम इमरजेंसी में पेशेंट को लेते हैं, तो आपसे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। ऑफ कोर्स इंडिया में बेबी बॉय होना लोगों के लिए एक बहुत जरूरी है। वो ये चाहते कि घर में एक लड़का जरूर हो। इवन अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक पेशेंट का 4th सीजर किया। पहले की उसकी 3 नॉर्मल सी सेक्शन थी और उसने सिर्फ चौथा डिलीवरी सी सेक्शन द्वारा इसीलिए कराया क्योंकि उनको लड़का चाहिए था। ऐसा कोई भी जेंडर प्रिडिक्ट नहीं आप कर सकते हो कि प्लासेंटा पोजीशन से या हार्ट बीट से कि लड़का है या लड़की है। हार्ट बीट हमारी भी ऊपर नीचे होती है, वैसे ही बच्चे की भी ऊपर नीचे होती है। बच्चे की हार्ट बीट, अगर बच्चा स्लीपिंग पोजीशन में है बॉडी में, तो हार्ट बीट उसकी 140 130 अराउंड मिलेगी। जब बच्चा एक्टिव है, खेल रहा है, अच्छा उसकी किक काउंट अच्छे है, मूव कर रहा है, तो बच्चे की हार्ट बीट 160 170 पे होती है। बच्चे की हार्ट बीट इन यूट्रो भी फ्लक्चुएट करती है, जिसको हम मॉनिटर करते हैं कार्डियोटोपोग्राफी से। तो और प्लासेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो बच्चे को खून देता है। उसकी पोजीशन से आप नहीं बता सकते हैं कि लड़का होगा लड़की होगी, या वोम की पोजीशन से कि एंटीरियर साइड में है अगर वोम, तो लड़का होगा लड़की होगा। इट्स ऑल अबाउट एक्स क्रोमोसोम एंड एक्स वाई क्रोमोसोम। इफ इट इज एक्स क्रोमोसोम, इट इज अ बेबी गर्ल। जो भी 3 मंथ पे हम पता चलता है, एकदम पॉजिटिव होते साथ भी नहीं पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। और इफ इट इज एक्स वाई क्रोमोसोम, तो इट इज ए डेफिनेटली बेबी बॉय। तो मैम, जैसा आपने अभी बोला कि आपने रिसेंटली एक 4th सी सेक्शन किया है एक लेडी का, उन्हें बेबी बॉय चाहिए था, तो क्या डॉक्टर्स पे भी प्रेशर रहता है उन्हें देख के? ऑफ कोर्स बेसिकली जब ये 4th सी सेक्शन या 7th ग्रेविडा यानी कि 7वां बच्चा, 5वां बच्चा, जब ये लोग हमारे पास आते हैं डिलीवरी के लिए विथ होल फैमिली एक्सपेक्टेशन के लिए कि शायद बेबी बॉय हो जाए, शायद ये मैडम डिलीवरी करती है तो बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल होता है, उनके ये मिथ भी रहते हैं, तो हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। हमारा काम होता है अच्छी माँ अच्छा बच्चा देना। पहली बात, अगर 4th में किसी को फीमेल हो जाती है तो पेशेंट ही खुद पोस्टपार्टम डिप्रेशन में, ब्लूज में चली जाती है, जिसके कारण कई बार पेशेंट को एटोनिक पोस्ट पीपीएच हो सकता है, ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो ये पेशेंट एकदम एक्सट्रीमली डिप्रेशन में जा सकती है, एक्सट्रीमली बिहेवियर कर सकती है। तो पेशेंट के हित में देख के हम पे बहुत प्रेशर होता है कि अगर अच्छा है वो मेंटली, अगर उसको पीस चाहिए और बेबी बॉय हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी तो जो भगवान दे रहा है वो हमारा काम है कि अच्छे से हम बेबी बॉय और गर्ल डिलीवर करें। मैम, अभी लास्ट 2 साल पहले एक मूवी आई थी डॉक्टर जी। वैसे तो वो मेल गायनेकोलॉजिस्ट पर थी, बट फिर भी उसमें उसमें जो एक केस बताया गया था, अंडर 18 जो गर्ल थी उसका प्रेग्नेंट थी, ऐसे पेशेंट्स आपके पास जब टीनेज गर्ल्स आती हैं, तो आप कैसे उनको ट्रीटमेंट करते हैं, या उनके पेरेंट्स का होना जरूरी होता है? इस केस में आपका एक्ट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी अगर अनमैरिड फीमेल आ रही है तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो अबॉर्शन के लिए उनके लिए एक प्रावधान बनाया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसके 4 ग्राउंड्स होते हैं। अगर आपका बच्चा मानसिक विकलांग है तो वो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। बच्चा अगर रेप से हुआ है
तो उसको आप टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर बच्चा रखने से आपको कोई दिक्कत हो रही है, जैसे आपकी किडनी खराब है, हार्ट में छेद है, या आपकी जान को खतरा है, तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। या अगर ये बच्चा कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर से हुआ है तो आप बच्चा टर्मिनेट कर सकते हैं। पर इसका रूल ये है कि पेशेंट शुड बी 18+, और अगर पेशेंट मेंटली कंसेंट नहीं दे सकती तो उसके साथ कंपेनियन जरूरी है। तो वो जो था वो मूवी में भी आपने देखा था कि वो इलीगल तरीके से कर रहे थे, और फिर उन्हें प्रॉपर जगह लाया गया और फिर अच्छी जगह उसका टर्मिनेट किया गया। हमें लाइफ थ्रेटनिंग होता है पेशेंट के लिए। हाँ, इफ इट इज लो लाइंग प्लासेंटा, अगर इफ इट इज पेशेंट हाइपरटेंशन है और कोई कॉम्प्लिकेशन उसके साथ जुड़ी हुई है, तो इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग, बिकॉज यू आर स्क्रैपिंग अ नॉर्मल यूट्रस। नॉर्मल यूट्रस लाइनिंग स्क्रैपिंग होती है, तो उससे कई बार पेशेंट को सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, अगर इसे अच्छी जगह बिल्कुल भी एसेप्टिक प्रिकॉशन के थ्रू नहीं किया गया, या मेडिकल से लेके गलत तरीके से किट ली गई, तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। इवन अल्ट्रासाउंड इज वेरी रिकमेंडेड, क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने पे कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, मतलब ट्यूब में बच्चा होता है, जो अल्ट्रासाउंड पे ही पता चलता है। कई बार लोग मेडिकल से लेके दवाई खा लेते हैं और ट्यूब में बच्चा है तो वो फटने के चांसेस होते हैं। तो अच्छी जगह, लीगल जगह कराना विथ, क्योंकि इन सब की जो रिपोर्टिंग है वो कलेक्टर पे जाती है, हर जो भी रजिस्टर्स क्लिनिक से, जैसे मेरा क्लिनिक रजिस्टर है, तो हमको हर मंथ इसकी रिपोर्टिंग भेजना पड़ती है कि कितनी हमने ये सारा परचेस किया, किस किस पेशेंट को किया और किस इंडिकेशन से किया। अंडर 18 अगर गर्ल आती है वो प्रेग्नेंट है तो पॉस्को एक्ट लागू होता है, तो उसके लिए डॉक्टर्स उसी टाइम इन्फॉर्म करते हैं। देखिए, अगर अंडर 18 पेशेंट आती है तो पोस्को एक्ट लगता है। ये किसी भी सिंपल क्लिनिक पे नहीं होता है उसका टर्मिनेशन। उसको टर्मिनेशन के लिए पुलिस कंप्लेन लॉन्च होती है, फिर पुलिस कंप्लेन के थ्रू वो किसी भी गवर्नमेंट सर्जरी सेंटर पे जाके उसका मेडिकल होके फिर वो टर्मिनेट आराम से करा सकती है, बिकॉज दिस इज वेरी लीगल प्रोसेस। क्योंकि कई बार रेप के केस भी बाद में पेशेंट्स लगाते हैं या उनके घर वाले लगाते हैं। पुलिस कंप्लेन हमारा काम होता है, अगर ऐसा कोई पेशेंट आया है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना। तो मैम ऐसा हुआ है आपके क्लिनिक पे कि आपको लालच दिया जाता है या पैसे ऑफर किए जाते हैं कि मैम प्लीज बता दीजिए, मेरे हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे बेबी बॉय ही चाहिए, रिक्वेस्ट की जाती है, इस तरह के केसेस आते रहते हैं आपके पास? देखिए, किसी भी चीज से बढ़ के है किसी भी इंसान का इथिक्स, और साथ में कलेक्टर ने हर सोनोग्राफी पे मॉनिटरिंग के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट के थ्रू कुछ मशीन्स लगा रखी है, और ऐसा कोई करता है तो उसके लिए एक कड़े नियम किए गए हैं कि उसके थ्रू गवर्नमेंट उनको पनिश कर सकती है। तो अगर कोई कहता है तो वी स्ट्रिक्टली से नो, और दिस इज रियली प्रोहिबिटेड कि हम किसी का सेक्स डिस्क्लोजर करें अगर अंडर अल्ट्रासाउंड हमें पता चलता है तो। कि सोसाइटी में अभी भी जेंडर इक्वलिटी नहीं है, और फीमेल को उतना दर्जा नहीं दिया जाता है, और फीमेल उतनी सेफ भी नहीं है हमारी सोसाइटी में। फ्रेंड्स, ये सच में बहुत दुखदाई है कि आज भी लोग मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं, एंड इवन लोग इधर उधर जाते हैं, टैबलेट्स खाते हैं कि शायद ये दवाई खाने से मेल चाइल्ड हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी मैम मिथ ही है इसमें। दिस इज वेरी मिथ कि पेशेंट कोई दवाई खा लेगा और उनका बेबी बॉय होगा। जो ये फैलाते हैं दिस इज एब्सोल्यूट, ये नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी मैम चैनल सोशल मीडिया के थ्रू ये कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के इन बिटवीन इवन डेज पे अगर आप कंसीव करेंगे तो बॉय होगा या ये होगा, इस तरीके से मतलब पूरा प्रेशर दिया जा रहा है कि मेरे चाइल्ड नहीं कंसीव किया जाए। देखिए, आई डोंट नो कि ये इतना चल रहा है सोशल मीडिया पे रिगार्डिंग मेल चाइल्ड। हाँ, बट ये तो मैं महसूस करती हूँ कि एक मेल हो जाना किसी भी फैमिली में, एक फीमेल पे बहुत प्रेशर है हमारी सोसाइटी में। और ये मल्टीपल जो बर्थ रेट हो रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर फीमेल्स हो रही है, वो बिकॉज ऑफ वो कई बार उस प्रेशर में मल्टीपल बर्थ कर रहे हैं कि इस आशा में कि उनको बेबी बॉय हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल जो डिले प्रेगनेंसी बहुत कॉमन हो गई है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, और हाँ, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही अपना करियर बनाना होता है, खासकर महिलाओं को, जो बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं इंडिपेंडेंट हो रही हैं, सबसे पहले अपना करियर बनाना चाहती हैं।
लेकिन आफ्टर लेट 30s लेट 40s में प्रेगनेंसी या कंसीव करना बहुत ही डेंजरस भी हो रहा है और बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और एजुकेशन आजकल इतनी महंगी हो गई है कि पेरेंट्स को सोचना पड़ता है कब हम कंसीव करें या बेबी प्लान करें या ना करें। और बेबी प्लान करने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है, तो कुछ पेरेंट्स तो इसलिए भी नहीं करते कि हम उस जिम्मेदारी के लिए प्रिपेयर नहीं है। तो आफ्टर 40 या आफ्टर 35 जब उन्हें रियलाइज होता है कि अब हमें एक बेबी करना चाहिए, तो शायद बहुत लेट हो जाता है। तो मैम एक करेक्ट एज क्या है कंसीव करने की, और अगर कोई 30-35 के बाद बेबी प्लान करता है तो उन्हें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये बताइए। देखिए, करेक्ट एज तो ये है कि आप कम से कम भी अगर आप कर सकते हैं तो आप एक बेबी अपना 30 के पहले ही प्लान कर लें। और अगर आप 30-35 पे भी करना चाहते हैं तो आप जाकर अपने डॉक्टर से कुछ टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि 30-35 में आजकल मैंने देखा है लो AMH बहुत आ रहे हैं पेशेंट्स को। AMH एक ऐसा हार्मोन है जो ओवेरियन रिजर्व बताता है। इवन दो आजकल वर्क स्ट्रेस इतना है, इवन द IT सेक्टर ऑल्सो, की सीमन एनालिसिस में भी लो मोटेलिटी, लो स्पर्म काउंट इज वेरी कॉमन। छोटी ही उम्र में आजकल स्मोकिंग, अल्कोहल इज वेरी लाइक इट इज लाइक फैशन, तो इट्स अफेक्ट योर फर्टिलिटी। और खाना भी इतना अच्छा नहीं है। आजकल आपने देखा होगा बहुत यंग एज में डायबिटीज, थायराइड, PCOD ये सब हो रहा है और इनफर्टिलिटी बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए इतने इनफर्टिलिटी सेंटर आजकल आ गए हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी पिक पे है। कई बार बिल्कुल नॉर्मल कपल का एवरीथिंग इज नॉर्मल होता है, पर कई बार वो कंसीव भी नहीं कर पाते हैं। कई बार रिपीटेड IVF फेलियर में भी जाते हैं। तो एक ये कहना रहेगा मेरा, जो फर्टिलिटी या बच्चे चाहते हैं 30 के पहले अगर आप एक प्लान कर सके बेबी तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 30-35 के बाद आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे वी डोंट नो। आजकल फाइब्रॉइड्स हर चीज पे, हर जगह जगह पे दिक्कतें आने लग गई है। तो इन सब चीजों के लिए टेस्ट अवेलेबल है। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से बात करके इन सब चीजों के बारे में समझ ले 30 के बाद, कि अगर कोई डिफिकल्टी लगती है कंसीव होने में तो यू शुड गो टू द ट्रीटमेंट। बट मैम जो सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, वो सभी 38-40s में कंसीव करती हैं, बट उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो हम नॉर्मल लोगों को क्या किस वजह से प्रॉब्लम आती है? देखिए, एकदम मिथ है कि सेलिब्रिटीज को कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं आती है या उन्हें IVF कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी रिसेंटली में कोई संभावना सेठ करके एक्ट्रेस है, आई वाज सीइंग हर पॉडकास्ट, शी अंडरगोन थ्रू मल्टीपल IVF एंड उसके फेल हो गए। क्या क्यों हो गए फेल? वो तो एक्ट्रेस थी, उसने डोनर एक भी लिया होगा या जो भी उनकी कंडीशन रही होगी, और रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, वो खुल के बता रही हैं कि उनकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। तो सेलिब्रिटी भी करते हैं, पर जो पेन से वो निकलते हैं या जो कठिनाइयों से निकलते हैं IVF में, वो भी हमारी तरह ह्यूमन बींग्स है। तो टाइमली कर लेना भी, IVF भी टाइमली कर लेना भी बहुत जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि IVF में भी 100% सक्सेस रेट है कि आप IVF करा रहे हो या आप सेलिब्रिटी हो या आप बहुत अच्छी जगह से करा रहे हो। इट्स नॉट नेसेसरी। इट्स ऑल अबाउट योर जीन्स, इट्स ऑल अबाउट आपकी एग क्वालिटी क्या है, स्पर्म क्वालिटी क्या है, आपकी बॉडी में बच्चा कितने अच्छे से इम्प्लांट होता है और कितने अच्छे से बेबी ग्रो होता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर बॉडी, आपका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, आपका हाइट वेट क्या है। सेलिब्रिटी में हम इसलिए बोल सकते हैं सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा इसलिए क्योंकि वो जो न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन करते हैं और जो वो अपनी फिजिकल वर्कआउट ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, हो सकता है उनमें सक्सेस रेट नॉर्मल पीपल के कंपेयर में ज्यादा अच्छा हो। पर ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी के IVF सक्सेस होते हैं या उन्हीं के सक्सेस होते हैं, नॉर्मल इंसान के नहीं होते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी स्टेटस। मैम ये एग फ्रीजिंग क्या है जो एक्ट्रेसेस मोस्टली करवाती हैं? ऑलमोस्ट सभी एक्ट्रेसेस अपने करियर के दौरान प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, कंसीव नहीं कर सकती, तो आफ्टर बेबी प्लान करने के लिए वो लोग सभी एग फ्रीजिंग कराते हैं, जिसके बारे में ज्यादातर हम लोगों को नहीं पता है। हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि बॉलीवुड में तो सभी आफ्टर लेट 40s में बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम भी तभी करें। तो एग फ्रीजिंग क्या है और कितना जरूरी है उसके बारे में अवेयर होना। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये एग फ्रीजिंग इसलिए जरूरी है आफ्टर 30, अगर आपकी मैरिज हो रही है और 35 के हो रहे हैं, आप 38 के हो रहे हैं, अभी मैरिज नहीं हो रही है आपकी और आप
बच्चे अगर आप फ्यूचर में चाह रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उसमें ये होता है कि आपकी टाइम के साथ जो एएमएच है वो आपका लो होता है, जो आपका ओवेरियन रिजर्व है वो कम होता है, क्योंकि हर साइकिल में आपका एक रप्चर होता है और वो नंबर और क्वालिटी भी कम होती है, उसके नंबर्स भी कम होते हैं और उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि कुछ हार्मोन्स आते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स आते हैं, आप उनके पास जाते हैं, वो आपके रूटीन चेकअप करते हैं, आपको गोनाडोट्रोपिन देते हैं और फिर उनके जैसे नॉर्मल साइकिल में अगर आपका एक या दो एग रिलीज होता है, तो उन गोनाडोट्रोपिन से आपको एक ओवरी में कम से कम भी 10 एग या फॉलिकल्स मिलते हैं। तो उससे आपकी जो फॉलिकल्स नंबर ऑफ बढ़ जाते हैं, उनको रिट्राइव करते हैं। तो अगर मानो 10 फॉलिकल रिट्राइव किया तो 8 आपको 8 या 9 मिलेंगे, जरूरी नहीं 10 की 10 मिले। फिर इनको एक तरह से प्रिजर्व किया जाता है एक डीप फ्रीजर में, और उससे ये आपको भविष्य में जब भी आपको कंसीव करना है तो आईवीएफ के थ्रू आप अपने पार्टनर के साथ कभी भी आप चाहे तो कंसीव कर सकते हैं। इनको इन विट्रो फर्टिलाइज करके यूट्रस में डाला जाता है। इसका कॉस्ट इंडिया में अराउंड 2 लाख अराउंड लगता है, और हर इंस्टीट्यूट के हिसाब से इसका पर ईयर आपका जो भी है फ्रीजिंग अमाउंट, जो भी आपका क्वालिटी, उसका हर साल उसको क्वालिटी मेंटेन करना, उसको फ्रीज करके रखना, ईयर के हिसाब से आपको कॉस्ट जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किया है, इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, मीडियम है या छोटा इंस्टीट्यूट है। एनआरआई पेशेंट्स जो भी रहते हैं, जो एनआरआई रहते हैं, दे आर अवेयर ऑफ इट एंड दे आर वेरी रेडी टू कि हाँ, अगर मेरी शादी नहीं हो रही और मैं अभी सेटल अब्रॉड में हूँ और मुझे टाइम लगेगा, तो दे आर गो फॉर इट एंड एक फ्रीजिंग वो कराने लग गए हैं। इंडिया में बहुत सारे लोगों को एक फ्रीजिंग का पता ही नहीं है। तो होता नहीं हमारे सरोगेसी के लिए तो आजकल बहुत ज्यादा इन्होंने टफ वो कर दिया, बैन नहीं हुआ है, उसके कुछ क्राइटेरियाज है। अगर आपको उसके लिए भी आजकल अर्जी चलती 1.5 साल तक की वो लगती है, और वो भी नॉर्मल लोगों के लिए। मुझे लगता है जिनकी इन्फ्लुएंशियल है तो उनको तो मिल ही जाएगा, इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए कुछ वो नहीं है, जिनके पास पावर पैसा है। मैम आजकल की जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है और स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इस दौरान इस वजह से मिसकैरेजेस बढ़ रहे हैं, मिस्ड अबॉर्शंस बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कोई केस आपकी लाइफ में आया है या मिस अबॉर्शन के बारे में आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? डेफिनेटली कोरोना के बाद मिसकैरेजेस के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इवन द प्राइमरी पेशेंट यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी कई बार हम 6 वीक पे जब ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, हार्ट बीट इज देयर, पर कई बार फिर 8 वीक या 10 वीक्स पे जब रिपीटेट करते हैं तो हार्ट बीट चली जाती है, वो पेशेंट को नहीं पता चलता है। इसीलिए उसको मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं कि अबॉर्शन हुआ पर अंदर बॉडी को पता नहीं चला। और मिस्ड अबॉर्शन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इवन कॉन्सिक्यूटिव 3 लॉसेस ऑफ प्रेगनेंसी, 2 लॉसेस ऑफ प्रेगनेंसी, इसको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा हो गया है बिकॉज आजकल डायबिटिक का भी प्रेवलेंस काफ़ी बढ़ गया है, थायराइड है, पीसीओएस है, पेशेंट का लो एमएच है, पेशेंट का स्पर्म काउंट बहुत अच्छा है पर मोटिलिटी नहीं है, कई बार मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, कई बार पेशेंट का कुछ भी नहीं है, इडियोपैथिक कॉज है, कई बार सर्वाइकल फैक्टर कॉजेज होते हैं। तो इस कारण से, और जो इन्वायरमेंटल में इन्फेक्शन डे टू डे में एक नया वायरस आ रहा है, कहीं ना कहीं बॉडी इससे अफेक्ट हो रही है। जब एक फीवर में एक नॉर्मल हेल्दी इंसान बहुत ज़्यादा बुखार में उठ नहीं पाता है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो वॉर्म में छोटा सा माइन्यूट सा बच्चा बढ़ रहा है वो बच जाएगा उस वायरस से, वो इन्फेक्शन से। आजकल इन्फेक्शन हर जगह है, इस कारण से रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बहुत हुए हैं। और ऐसे तो बहुत केस आते हैं कि 3 प्रेगनेंसी लॉस है, फिर 4th हमारे पास आया, हमने विलेट किया और काफ़ी बच्चे लेके गए हैं। कई बार उनको एप्ला सिंड्रोम होता है, कई बार डायबिटीज मेलाइटस के कारण होता है, कई बार सिंपल हाइपोथायरॉयड के कारण होता है, पीसीओएस के कारण होता है। एक क्वालिटी अच्छी नहीं होती है या स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो जब वो बनते हैं तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स में बच्चे जाते हैं। इस कारण से बच्चे की धड़कन आने के बाद भी नेचर जब सिलेक्ट करता है बच्चा, एक अच्छा बच्चा, तो नेचर भी उस बच्चे का सिलेक्शन करती है, और जो बच्चा उसके अनुपात
अनुकूल नहीं पाया जाता है, वो बच्चा अबॉर्शन में नेचुरली रूप से भी होता है। मैम, ये जो इतने ज्यादा मिसकैरेजेस और मिस्ड अबॉर्शन हो रहे हैं, तो यंग कपल को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे ये अवॉइड हो? देखिए, सबसे पहले तो यंग वुमेन्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी साइकिल रेगुलर हो। आजकल यंग फीमेल्स बहुत सारी आ रही हैं जिनकी साइकिल्स ही बराबर से नहीं आती हैं, उन्हें वो रेगुलर चेकअप्स के लिए नहीं आती। जब वो चेकअप्स के लिए जाती हैं तो कई बार बहुत टाइम हो जाता है, तब डिटेक्ट होता है कि उन्हें कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले तो वीमेंस में मैं ये बोलूँगी कि आपकी साइकिल रेगुलर आए, आप बहुत एक्सेसिव वेट गेन ना करें, मेक श्योर आपका न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत अच्छा हो। आउटसाइड जो फूड है वो कहीं न कहीं आपका एस्ट्रोजन लेवल कम करता है, क्योंकि आपका जो बेली फैट है वो आपका मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है और फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन कम करता है, जिसके कारण से आपको कई बार हिर्सुटिज्म, दाढ़ी पे बाल आना, ये सब एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना और पीरियड इरेगुलर होना बहुत ज़्यादा हो जाता है। आजकल लड़के बॉडी बनाने के लिए जिम में कई बार स्टेरॉइड्स लेते हैं, अर्ली एज में स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, अल्कोहल स्टार्ट कर देते हैं और आईटी सेक्टर्स में वर्क प्रेशर इतना है कि उनके सीमन एनालिसिस यंग मेल के भी बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो स्ट्रेस आप कम ले, नींद अच्छी ले अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है, और इन सब चीज़ों से बच के आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और कोशिश करें कि आप कम बीमार पड़े, और जो बहुत ज़्यादा इलनेस है कई बार उससे भी दिक्कत होती है जब आप इन्फेक्टेड होते हैं, या आपकी फैमिलियल हिस्ट्री अगर डायबिटीज़ की है तो खाने-पीने में उस तरह से आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि आप प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में जाते हैं, तो कहीं न कहीं दीज़ आर द फैक्टर व्हिच फॉर्म्स इनफर्टाइल थिंग्स टू बी हैपन और समथिंग दिस इज़ हैपेंड। मैम, आप बार बार पीसीओएस का नाम ले रही, पीसीओएस के बारे में हम बात कर रहे हैं बार बार। तो यंग एज में ही इस पीसीओएस को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है और इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, क्योंकि पीसीओएस को एक लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है, तो यंग गर्ल्स को तो नहीं पता होता है, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, आजकल जो डिटेक्ट हो रहे हैं ना पीसीओएस के टाइप, वो 2 तरह के पीसीओएस डिटेक्ट हो रहे हैं। एक ओबीस फीमेल लड़की आ रही है हमारे पास कि उसके मेंसेस इरेगुलर है, और एक थिन पीसीओएस आ रहे हैं जिसमें बच्ची का ज़्यादा कोई रोल नहीं है उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, फिर भी उसकी बॉडी में हार्मोन नहीं बन रहे, हार्मोन डिफिशिएंसी है, इसलिए उसके मेंसेस नहीं आ रहे। तो जो ओबीस फीमेल्स है उनको वी कैन से कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, वेट लॉस कीजिए, उनका उस चीज़ पे बहुत एक मेटफॉर्मिन टैबलेट होती है वो स्टार्ट कर देते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उनके साइकिल रेगुलर हो सकते हैं और उनके इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगता है। पर जो थिन पीसीओएस होते हैं फिर उसमें हम एएमएच देखते हैं, लो एमएच, हाई एमएच और नॉर्मल एमएच। तो थिन पीसीओएस इन्वायरमेंट से नहीं हो रहे, वो आपके जीन्स के द्वारा ही आ रहे हैं कि आपकी फैमिली में जेनेटिक में पीसीओएस की दिक्कत है। आप दुबले-पतले हैं फिर भी आप जेनेटिकली पीसीओएस अपने साथ लेके आ रहे हैं, इसलिए आपके मेंसेस इर्रेगुलर है, जो इनफर्टिलिटी करा रहा है। तो ओबेसिटी में ज़रूर पेरेंट्स का हाथ है कि वो ऑब्वियसली थोड़ा-सा डाइट, एक्सरसाइज़ ये सब करें। पर थिन पीसीओएस में तो जेनेटिक होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है एनवायरमेंटल कॉज़ का। जेनेटिक के केस में लाइफस्टाइल से कुछ नहीं, ये लड़कियां अपने आप में ही थिन होती हैं, और इनको हम एक टेबलेट होती है मायोइनिसिटोल पे रखते हैं, और इन्हें बोलते हैं कि आपको कुछ मेडिसिन रेगुलर करने की दी जाती हैं, और अगर इनफर्टिलिटी से आती है तो ओवुलेशन इंडक्शंस पे रखा जाता है। थिन पीसीओएस में भी हम ये सलाह तो देते हैं कि आपका जितना वेट है आप उतना ही बनाए रखिए, वेट गेन मत कीजिए। पर लिटरली 40 केजी की लड़की है और फिर भी पीसीओएस है, तो वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिंग है, और जो आजकल बढ़ रहा है बाय द टाइम बिकॉज ऑफ जीन्स ट्रांसमिशन और बिकॉज ऑफ कि आपकी फैमिली में भी इश्यूज हैं बच्चे नहीं होने के, इसलिए। मैम, आजकल अर्ली प्यूबर्टी बहुत जल्दी गर्ल्स में प्यूबर्टी आ रही है, जिसकी वजह से भी पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है, तो कोई तरीका है कि प्यूबर्टी को डिले किया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो अर्ली प्यूबर्टी होना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे क्लाइमेट के कारण ज़्यादा हो रहा है, जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जो आप फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ पे लेट प्यूबर्टी आती है, क्योंकि वहाँ का ठंडा प्रदेश रहते हैं, तो हार्मोन्स उतनी जल्दी पल्सेटाइल एक्टिविटी में नहीं काम करते हैं। पर इंडिया एज ए वार्म ग्लोबली वार्म कंट्री है, तो यहाँ पे
बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के कारण की अर्ली प्यूबर्टी हो गई है, इसलिए अपनी जल्दी बच्चे मेंसेस में हो जाते हैं, प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, इसलिए हाइट भी उतनी नहीं बढ़ती है जल्दी प्यूबर्टी आने से, क्योंकि ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट दिस हैपेंस एंड नथिंग कैन प्रिवेंट दिस। और ये बहुत सारी चीजें जेनेटिक पे भी डिपेंड करती है। अगर आपकी मदर की जल्दी आई है आपकी प्यूबर्टी और आपकी मदर की लेट गई है, तो ये बहुत सारी चीजें जीन्स पे, क्लाइमेट पे, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस पे, इन सब पे ये फैक्टर डिपेंड करते हैं। एंड नथिंग कैन स्टॉप दिस। अगर आप बच्ची के जल्दी पीरियड से आ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है एक बार आ रहा है 2-3 साल तक आए नहीं, या इरेगुलर आए 1 साल तक, तो इट दिस हैपन। मैम सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और क्या ये भी क्योर हो जाता है या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और किस एज में इसका प्रिवेंशन पॉसिबल है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है वो मोस्ट कॉमन कैंसर इन वीमेन इन इंडिया है। ग्लोबली जब आप कैंसर की बात करते हो तो वीमेन में मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है, पर इंडिया में सर्वाइकल कैंसर इज वेरी कॉमन। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो एक वायरस के थ्रू, जब सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के म्यूकस में जब चेंजेस करने लगता है, एचपीवी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होते हैं। इसके जो मेन स्ट्रेंथ होते हैं एचपीवी वायरस के 6, 11, 21, 23, और ये होते हैं इनके इन्फेक्शन के कारण अर्ली एज में कोइटस होने से, अर्ली मैरिज होने से, रिकरेंट इन्फेक्शन होने से, मल्टीपल पार्टनर होने से, और इसके कारण सर्वाइकल कैंसर का रेट बढ़ जाता है। और मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ देखा जाता है कि पेशेंट्स सर्वाइकल डिस्चार्ज को बहुत सीरियसली नहीं लेती हैं। जब तक उन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम नहीं हो वो डॉक्टर को प्रेजेंट नहीं करती है। कई बार बहुत रिकमेंडेड है कि इसकी जांच पेप्समियर कराई जानी चाहिए, पर पेशेंट पेप्समियर नहीं कराता है, जो उसकी अर्ली डिटेक्टिंग या स्क्रीनिंग कहा जा सकता है कि स्क्रीनिंग एक टेस्ट होता है पेप्समियर, वो कराना चाहिए। अगर उसमें कुछ डिटेक्ट होता है तो कोल्पोस्कोपी कराना चाहिए। ये सब अवेयरनेस नहीं है, पर इसको अर्ली स्टेज में आप अच्छे से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। पर आजकल इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी आ गए हैं। सर्वाइकल कैंसर्स के मार्केट में वैक्सीन्स आ गए हैं, जो आप अर्ली विमेन में भी लगा सकते हैं, फीमेल्स में भी लगा सकते हैं, और मेल में भी ये इन्फेक्शन को रोकता है। मेल में भी एचपीवी वायरस का रोल है। तो मैम वैक्सीनेशन गर्ल्स के लिए है और बॉयज के लिए भी है? हाँ जी, ये एचपीवी वायरस मेल के भी जेनाइटली को अफेक्ट करता है, और ये पेनाइल कैंसर भी कराता है और मल्टीपल यूरेथ्रल कैंसर भी कराता है। ये वायरस है जो एक आपकी सेल को डैमेज करके एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट करता है और ग्रोथ करता है और कैंसर कराता है। तो ये जो वैक्सीन है, दिस इज फॉर यंग वीमेन, और यंग वीमेन अगर नहीं लगा सकती हैं और उन्हें जब पता चला है कि लग रहा है कि उनकी अल्ट्रासाउंड में निमोथियन सिस्ट है, कोई अल्सर है, कुछ है, तो वो जब पता चले वो अपना वायरस वैक्सीन ले सकती हैं पेशेंट, और मेल भी वैक्सीन करा सकते हैं। तो किस एज में वैक्सीनेशन होता है? बेसिकली जो 16 से 18 इयर्स की एज है, प्यूबर्टी की एज, उसमें कराया जाता है। पेशेंट जो सेक्सुअली एक्सपोज ना हो उनमें ये कराया जा सकता है, पर फिर भी रिकमेंड है ऑल वुमेन्स को कराना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका मान लो अगर आपका कहीं 6 या 11 वायरस से आप एक्सपोज हो भी गए, पर अगर आप क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन लगा रहे हो जिसमें 2 और वायरस को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो आगे चल के उन 2 वायरस के खिलाफ आपको इम्यूनिटी देता है, जिससे आपके उनके कारण से कैंसर के चांसेस बंद हो जाते हैं। और इसका बहुत ही सिंपल 3 डोजेस लगते हैं 0 to 6 मंथ्स पे। तो इंडिया में अवेलेबल है ये क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन, या बाईवेलेंट वैक्सीन भी आता है, वो लगाना चाहिए। तो मैम जैसा आपने कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाना चाहिए हमें अगर लगता है सर्वाइकल कैंसर, तो क्या सिम्टम्स हैं जब हमें एक गायनिक से कांटेक्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर कोई भी वाइट डिस्चार्ज है और आपको इंटरकोर्स करते टाइम अगर ब्लीड हो रहा है, मोस्ट
स्पेसिफिक सिम्टम इज दैट कि आप जब इंटरकोर्स में हैं हस्बैंड एंड वाइफ और फीमेल को इंटरकोर्स के दौरान ब्लीड होता है, यानी कि सर्विक्स में किसी भी तरह का रगड़ खाने पे उसमें ब्लीड होता है, तो दिस इज द अर्लीस्ट साइन कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको पेप स्मीयर कराना चाहिए। हम लोग पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके सर्विक्स को पूरा देखते हैं कि उसमें से कहाँ से ब्लीड हो रहा है, कहाँ इन्फ्लेमेशन है, कहाँ अल्सर है और कहाँ ग्रोथ है। ग्रोथ सबसे पहले पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में अगर ग्रोथ मिल रही है तो कैंसर काफी आगे जा चुका होता है। मैम जैसे हमने सर्वाइकल कैंसर की बात करी, इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत ज्यादा कॉमन है, तो फिर भी हम क्यों नहीं उसे इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए क्या है, जब हमारे पास पेशेंट ओपीडी में आती है ब्रेस्ट कैंसर की, तो सबसे पहले वो ऑलरेडी अपने ब्रेस्ट में लंप लेके ही रिप्रेजेंट होती है कि मैडम छाती में एक गठान चल रही है, तो वो आप देख लीजिए। आपको अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे पहले तो फीमेल को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बताना पड़ेगा। उसकी कुछ स्टेप्स होती है कि आप अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए, अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप अपने डॉक्टर को बताइए। उसके बाद एक 35 ईयर्स के बाद एनुअल स्क्रीनिंग है, मेमोग्राफी करके एक एक्सरे होता है छाती का, जिसमें माइक्रो कैल्सिफिकेशन डिटेक्ट होता है, जिससे हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारे कई बार लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। जब वो हमारे पास आती है तो उनका कई बार लंप साइज एकदम से बढ़ जाता है, या सीवियर पेन के साथ आती है, या कई बार जो लंप के ऊपर की स्किन है वो बहुत कड़क हो चुकी होती है या कोई डिस्चार्ज के साथ रिप्रेजेंट होती है। इसलिए इतना हम इतने प्रोग्रेशन में नहीं बढ़े हैं, इसलिए लोगों को नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी पेशेंट को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आता होगा, क्योंकि उसमें ब्रेस्ट का पूरा एग्जामिनेशन प्लस एक्जिला की लिम्फ नोड तक का एग्जामिनेशन है कि आप एक बार उनको भी पालपेट करें। अगर वो आपको इलाज लगती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। तो मैम जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान रूटीन चेकअप करवाता है मंथली या 3 मंथ में, 6 मंथ पे, या ओरल चेकअप करवाता है, ब्लड टेस्ट करवाता है, लेकिन यही धारणा बनी हुई है गायनिक के पास हम तभी जाते हैं जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, या गायनिक मीन्स डिलीवरी के लिए हमें जाना है। तो क्या हमें गायनिक के पास भी रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि जब से आपको प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, आपके मेंसेस स्टार्ट होते हैं, सिंपल सा वाइट डिस्चार्ज भी कई बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और कई बार पेशेंट्स में से बहुत बार पूछते हैं, मैडम मुझे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? देखिए मैं सबको बता दूं कि थोड़ा वाइट डिस्चार्ज हर वीमेन को होता है, पर जो एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है वो आपकी गायनिक, आपकी फाउल स्मेलिंग, इचिंग, उसका कलर देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गायनिक को डिलीवरी के टाइम ही जाना है। जब आपको प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, आपको एक्ने स्टार्ट होते हैं, इरेगुलर पीरियड स्टार्ट होते हैं, आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं, आप फैमिली प्लानिंग करते हैं, और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी चेकअप, फिर पोस्टमार्टम में भी कई बार पेशेंट्स को ये भी नहीं पता होता है कि मिल्क कैसे पिलाया जाए, उसके लिए भी आपको गायनिक चेकअप, पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए और फैमिली प्लानिंग के लिए, इवन कोई भी कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, कोई भी लंप डिटेक्ट करने के लिए, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ स्पेशल ब्रांच ही इस चीज को डेडिकेटेड है, जिसके लिए आप उन्हें दिखाइए और टाइम पे ही दिखाइए। जैसे आप रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी फैमिली में फेमिलियर हिस्ट्री कैंसर की रही है, तो यू शुड गो फॉर बेझिझक आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाना चाहिए। मैम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर बनना बहुत मेहनत का काम है, बहुत मुश्किल से हम इस पोजीशन पे आते हैं। मैम थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये विधि अपने अंदर से आता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। नॉट इन डॉक्टर की फील्ड हो, इंजीनियर हो, कोई भी फील्ड हो, सीए की फील्ड हो, वो आपको अंदर से आता है कि आपको क्या करना है। फिर दूसरी बात आती है कि कैपेबिलिटी, कि क्या मैं इतनी पढ़ाई करके ये कर सकता हूँ, क्या मैं अपना उस टाइम की 12-12 घंटे पढ़ाई करके सेल्फलेसली उसको अचीव कर सकता हूँ। क्योंकि जो हम एग्जाम देते हैं,
प्री मेडिकल टेस्ट जो देते हैं उसमें लाखों बच्चे बैठते हैं और हार्डली 200 या 300 बच्चे उस हमारे टाइम पे सिलेक्ट होते थे, दैट टू जिनको गवर्नमेंट सीट्स मिलती थी। तो आई एम वेरी बिलोंग्स टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली। कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई गाइडेंस भी नहीं था, मुझे बस एक जज्बा था और कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं इतना घंटे पढ़ी तो मैं ये चीज क्रैक कर लूंगी। मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं थे, मैंने कोई बहुत अच्छी कोचिंग क्वालिफिकेशन नहीं की। मैंने कुछ अच्छे टीचर्स थे जिनके नोट्स मेरे पास थे और उस टाइम पे हमारे टाइम पे अभी भी शायद एलएन के नोट्स चलते हैं और खरे कोचिंग क्लासेस होती है। तो हमने सेल्फ स्टडी, क्योंकि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो पर जब आप खुद पढ़े, तो खुद पढ़ के ही जब मैंने पीएमटी दी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने पीएमटी दी थी तो मुझे लग गया था कि आई कैन क्रैक इट, कि अगर मैंने इस पे मेहनत की तो आई कैन क्रैक इट। तो मैंने उसे क्रैक किया विदाउट एनी रिसोर्सेज, मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे और मैं कोचिंग भी 3 रिक्शा बदल के जाती थी और फीस भरने के भी पैसे नहीं होते थे। सिर्फ मेरिट बेसिस पे मुझे आगे किया गया कि ये लड़की हमारी कोचिंग से सिलेक्ट होगी तो हमारा नाम होगा। फ्रेंड्स, हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था क्योंकि मैम की जो जर्नी है, स्ट्रगल है, बहुत ही इमोशनल है। मैम खुद इमोशनल हो गए और मुझे भी आंखों में आंसू आ गए। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डीमोटिवेशन होता है, आप डिप्रेस फील करते हैं, तो प्लीज एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैम आज जो है, मैम ने बहुत स्ट्रगल किया बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ नोट्स रेफर करके। मतलब जाने आने के पैसा नहीं था मैम के पास, जो मैम बता रही है। और इतनी मेहनत, लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि आज मैम कितनी सक्सेसफुल है, मैम के पास क्या नहीं है, और उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती है। वो मैम बता भी नहीं पाई अपने शब्दों में। मैम थोड़ा और हमारी यंग जनरेशन को बताइए जो मेहनत से डरने लगे हैं। देखिए, सक्सेस का बस एक ही रास्ता है, वो है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करने को तैयार है और आप में उतना डेडिकेशन है कि आप रात दिन उस चीज को अचीव करने के लिए सोचे। जब आप किसी चीज में एक आप पैशन इंक्लूड कर देते हैं तो उस चीज में आप अगर लग जाते कि नहीं मुझे ये करना है, दिस इज द ओनली थिंग यू कैन अचीव। और मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और हमारे पास सच में पैसे नहीं थे कि हम कोचिंग भी अफोर्ड कर पाए। हमारा फिर पापा ने मेरा पीएमटी में हुआ, फिर एमबीबीएस में हुआ। जब मैं पीजी किया तो मैंने एक हॉस्पिटल में जॉब करते करते वहाँ पे एक रेसिडेंट जॉब के साथ मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का पूरा कोचिंग का फीस दिया। मैं हॉस्पिटल ज्वाइन करते करते हॉस्पिटल में जॉब करने जाती थी और रात में पढ़ती थी। ऐसे माहौल में मैंने पढ़ाई की, मुझे बहुत कम टाइम मिलता था और उस टाइम पे जो बेस्ट पॉसिबल मेरे लिए हो सकता था, जो मैं कर सकती थी, वो हुआ। और साथ में लक बोले, हार्ड वर्क बोले, जो बोले, सब ने मेरा सब साथ मिला मुझे और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। इसलिए आई अप्रिशिएट जो भी कोई छोटा बच्चा आता है, छोटा गांव का बच्चा आता है, इसलिए आई अप्रिशिएट कि छोटे गांव से भी बच्चा या छोटे मिडिल क्लास फैमिली से भी बच्चे बहुत ऊपर तक जा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। तो दोस्तों, हार्ड वर्क का कभी भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहा है। हार्ड वर्क ही हमें करना होता है। सिर्फ 30 सेकेंड की रील देखकर हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैम, आप अपने पेशेंट से, आपका पर्सनल एक कनेक्शन होता है, आप पर्सनली विजिट करती हैं पेशेंट को, आपके असिस्टेंट्स नहीं है। तो एक दिन में आपने मैक्सिमम कितनी डिलीवरी करवाई है? मैंने एक दिन में मैक्सिमम अभी तक 9 डिलीवरीज कराई है। 9 डिलीवरी इन अ डे? हाँ, और सबसे ज्यादा डिलीवरी वो अयोध्या राम मंदिर की ओपनिंग वाले दिन पे काफी पेशेंट्स ने ऑप्ट किया था कि उन्हें प्लांट, जिनके पहले के सीजर थे या जो नॉर्मल कराना चाह रही थी, उसी दिन इंडक्शन के लिए पेशेंट्स भर्ती हुई। और ऐसा नहीं है कि 9 डिलीवरी एक हॉस्पिटल में थी, डिफरेंट हॉस्पिटल में 9 डिलीवरीज थी। उस दिन मैंने ओपीडी क्लोज किया था एंड रात की 12 बजे तक मैंने डिलीवरीज की हैं उस दिन। मैम, तो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस करते हैं? 9 डिलीवरी इन अ डे इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स। देखिए, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आपके पार्टनर का बहुत रोल होता है आपका, क्योंकि मैं रात को खुद अकेली ड्राइव करके मदरहुड हॉस्पिटल से लेके
प्रमिला हॉस्पिटल, लाइफ केयर हॉस्पिटल तक मैं खुद 2 बजे 3 बजे खुद अपनी कार उठा के जाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हस्बैंड उसके जब वो रहते हैं तो वो बहुत मेरा सपोर्ट करते हैं। विदाउट एनी पार्टनर के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं करते सकते हैं। वो खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो खुद गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और वो इस चीज को समझते हैं और वो ये भी समझते हैं कि इस चीज में मुझे खुशी मिलती है। दिस इज माई पैशन कि अगर मैं ये शायद नहीं करूँ तो आई विल नॉट बी हैप्पी। तो ही सपोर्टेड एंड इवन माई इन लॉज फैमिली इज वेरी गुड, मेरी मदर पेरेंट्स आर वेरी गुड। बिकॉज ऑफ फैमिली सपोर्ट में ही इतना कर पाई हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर पाती। दोस्तों, एक डॉक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में रख कर इतना रिस्क लेकर एक अपने पेशेंट के लिए किसी भी टाइम, मैम आपको तो शायद नाइट में भी कॉल आ जाते होंगे 2 बजे 3 बजे और आपको भागना पड़ता है। मैं रचना अभी तक के करियर में आपको बताऊं, कोई आई थिंक 24 घंटे में कोई ऐसा सेकंड नहीं होगा जिसमें मैंने डिलीवरी नहीं की होगी। मतलब हर टाइम का एक मेरा बच्चा होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं तो वो मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा गलत है। तो क्योंकि जो हमारे पुराने पूर्वज या पेरेंट्स माना करते थे कि भगवान के बाद डॉक्टर्स ही हैं जो हमें जीवन दान देते हैं, और एक नए बेबी को, एक नए इंसान को दुनिया में लाना, एक औरत को माँ बनाना, इससे बड़ा सुख क्या ही होगा दुनिया में। तो मैम आपके साथ भी इस तरीके के इंसिडेंसेस होते हैं? देखिए मैं ये बोलूंगी, आप भले ही किसी भी डॉक्टर को भगवान का दर्जा भले ही मत दो, पर उसे इंसान का एक रिस्पेक्ट का दर्जा तो प्लीज दीजिए। वो इतना डिजर्व करता है, आइदर मेल और फीमेल। बीइंग ए फीमेल, जो अब्यूज लेवल है, जो कोई भी हरासमेंट है, फीमेल डॉक्टर के साथ हमेशा ही ज्यादा होता है। क्योंकि चूंकि मेरी ब्रांच ऐसी है कि मुझे अननोन कॉल्स नाइट में आते हैं, इमरजेंसी ब्रांच है, आई हैव टू पिक दैट कॉल कि कभी भी कोई इमरजेंसी कॉल हो सकता है, आई हैव टू रश फॉर दैट। इस चीज का कई बार बहुत लोग फायदा उठाते हैं, स्पेशली जिनका माइंड मेकअप मानसिकता ऐसी होती है, एंड दे डिड कॉल रेंडमली एंड दे डू वेरी बैड थिंग्स ऑन द फोन्स और समथिंग। तो दिस इज हैपेंस विथ ए विमेन। एंड जब एक पढ़े लिखे समाज में आप किसी भी फीमेल के साथ जो इतनी जो रात में हमेशा डिलीवरी के लिए जाती है, उनके साथ जब मिसबिहेव इस टाइप से हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि छोटी लड़की जो रास्ते पे चल रही है वो भी सेफ है। तो हमें अपनी सेफ्टी खुद रखनी पड़ेगी इसके लिए। एंड जो माहौल चल रहा है उसको देखकर हम भी बहुत हमें भी बहुत अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, मेरी खुद की बेटी, बहुत एक डर लगता है कि माहौल बिल्कुल सेफ नहीं है। फ्रेंड्स, सिर्फ मेल चाइल्ड को बर्थ देना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक अच्छी परवरिश करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा मैम ने बताया, अभी भी लोग इतना वो होते हैं कि हमें मेल चाइल्ड चाहिए। तो प्लीज, अगर आपके घर में बेटा है, भाई है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखें कि वो हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करे, नॉट ओनली वुमेन। वुमेन को तो रिस्पेक्ट की जरूरत है। सोचिए मैम इस प्रोफेशन में है, फिर भी किस तरह के केसेस, चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं। उम्मीद है जो हम आपको कहना चाहते हैं वो आप तक बात पहुंची होगी। फ्रेंड्स, एक गायनिक की लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, मैम का बहुत बिजी शेड्यूल है, फिर भी मैम ने इस पॉडकास्ट में हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया क्योंकि मैम खुद चाहती थी कि लोगों में अवेयरनेस फैले, क्योंकि बहुत से ऐसे मिथ हैं, क्योंकि कहते हैं ना, अधूरी जानकारी बहुत ही हानिकारक होती है। इसलिए मैम ने कोशिश की है कि सभी फील्ड्स को, सभी टॉपिक्स को कवर किया जाए। तो अगर कोई नॉइज हुई हो तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा और इन वीडियोस को, रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अवेयरनेस फैले। और अभी भी मैम के कॉल आ रहे हैं, मैम को जाना है, उनकी डिलीवरी है। तो मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।